जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में जवाब देंगे कि हाँ, आप सब अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे करते हुए चल रहे हैं। और दोस्त, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके सामने हो, अधिवक्ता और विधानमंडल। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे आपका किसको, तो पार्ट 6 है। और पार्ट 6 में क्या बताया था आपको, टोटल आर्टिकल आप सब लोगों का क्वेश्चन आर्टिकल 152 से यानी 152 से कहाँ तक के आर्टिकल पार्ट 6 में कि आप सब लोगों को आज बताना है। उसके बाद में हम क्लास को कंटिन्यू, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पर आंसर देंगे सारे लोग। इनोसेंट, प्रिया, अर्पित, जय बजरंग सर, स्टूडेंट इंदिरा, अर्पिता, सत्यम, शिवानी। क्या हुआ? नहीं, आवाज़ ठीक है। हेलो हेलो हेलो, एक बार थम्स अप करके बताइए, आवाज़ ठीक है क्या? आवाज़ का कोई, एक बार बताएंगे सारे लोग, आवाज़ का क्या कोई? अभी बताएंगे दोस्त, एक बार। अभी आवाज़ ठीक है? अभी आवाज़ ठीक है ना? एक बार थम्स अप कर देंगे अगर आवाज़ अभी ठीक है, तो उम्मीद करेंगे अभी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ, अभी ठीक है, अब ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो आपने कहा सारे लोगों ने कि आर्टिकल कहाँ से है, 152 से लेकर के। आपने आंसर नहीं दिया, शायद मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं आई थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये था कि जो पार्ट 6 है वो आर्टिकल 152 से लेकर के और किस आर्टिकल तक है, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे राज्य की जो आपका कार्यपालिका है, जो राज्य की विधायिका है, और साथ में जो राज्य की न्यायपालिका है। क्योंकि केंद्र की तो हम पढ़ चुके हैं। केंद्र में तो हमने आपको बताया था सरकार के 3 अंग जो होते हैं, उसमें जो कार्यपालिका है उसको हमने पढ़ा था, विधायिका को हमने पढ़ा था, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका को हमने पढ़ा था। 237 है। वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आप सारे लोगों ने दिया। तो शुरू करें एक बार क्लास को। 89 रूल समझ में आया था? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मतलब आर्टिकल्स को रटने की जरूरत तो नहीं है ऐसे स्टेट के और सेंट्रल के, क्योंकि सेंट्रल के याद रखने हैं सिर्फ, और सेंट्रल के बेसिकली सबको याद होते हैं। लेकिन एसएससी का जो मूड है अभी वो चेंज हुआ, आपने देखा होगा उसको, कि भाई अब आर्टिकल्स कौन से पूछता है? जो जनरल आर्टिकल है सेंट्रल वाले ना पूछ करके अब स्टेट के पूछता है। और स्टेट के क्यों पूछता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो 89 जानता होगा तो कर देगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतने भर आर्टिकल सब रटे वो जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने आपको एक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं आप सब लोगों से, कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, ये बात किस आर्टिकल में की गई थी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके बारे में हमने बताया था कि वो सलाह को बस पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। और 44वें संविधान संशोधन जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978, उसमें उसको बाउंड कर दिया गया था कि जो एडवाइस है उसको मानना ही पड़ेगा, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। 74 में है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं बहुत, फिर तो कॉमन सी बात होगी। शुरू करते हैं, आज की चीज़ों को लिखें पहले तो। सबसे पहले शुरू करेंगे आर्टिकल 163 से, आर्टिकल 163 से। ज़्यादा बारीक हो गया। आर्टिकल 163 लिखें। राज्यपाल को, राज्यपाल को, अब उसमें 89 जोड़ते चलना, 74 जे में जो आपने पढ़ा था उसमें 89 जोड़ते चलना। ओके। राज्यपाल को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। सलाह या सहायता, जो भी शब्द आप जाने। देयर shall be a shall be a council of ministers, COM। मंत्रिपरिषद को क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज एंड एड, टू एडवाइज एंड एड गवर्नर। अब क्वेश्चन यहां पर भी आएगा। तो जैसे केंद्र में व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रपति है वह सलाह मानने के लिए बाध्य था, यस और नो।
आप कहेंगे हाँ जी बाध्य था। तो उस तरह राज्य भी, राज्य में राज्यपाल जो होगा वो जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसको मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन इसके लिए ये मत सोच लेना कि 44वें संविधान संशोधन से बाध्य होगा। इसके लिए केस लिख लेना, कहीं छोटे से शब्दों में लिखना, ठीक है, क्योंकि उन चीजों को हम विस्तार से तो आपको बता ही चुके हैं। तो ये सलाह क्या है, ये बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। ये सलाह कैसी होगी, नोट करना, ये बाइंडिंग है। और इसको बाइंडिंग किया गया था किससे, आपका बाइंडिंग किया गया था नबाब केस से, ठीक है, याद रख लेना। नबाम केस से, इसको क्या है, नबाम केस से, नबाम केस अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या कर दिया गया था, बाइंडिंग कर दिया गया था कि भाई ये बाध्य होंगे। अब दो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। कल मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन मुझे बताएं, राज्यपाल हर एक स्टेट का होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे जी हाँ, आर्टिकल 153 में ये बात कही गई थी कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य एक से अधिक राज्य का हो, लेकिन होगा तो सभी राज्यों में ना, ठीक है। और जितने भी राज्य होते हैं, ठीक है, जितने भी राज्य होते हैं उन राज्यों में साथ ही आपका क्या होगा, विधानसभा जरूर होती है। इसको भी नोट मत करना, विधानसभा जरूर होती है, ठीक है, सभी राज्यों में। अब जो विधानसभा होगी, विधानसभा में जिसको बहुमत मिलेगा वो क्या बनाएगा, राज्य में जिसको बहुमत मिल जाएगा उसी की क्या हो जाएगी, सरकार हो जाएगी। अब जिसकी सरकार बनेगी उसी सरकार में क्या होगा, वो अपने मंत्री बनाएगा, जो मैंने बताया था मंत्री परिषद। बताओ मंत्री परिषद कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। प्यारे साथी, एक भी प्रावधान अलग नहीं होगा, एक भी प्रावधान अलग नहीं होगा। बताएंगे एक बार, क्या बोला मैंने, मंत्री परिषद जो होगी वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत ठीक आंसर आप सारे लोगों ने दिया। तो ये वही मंत्री परिषद है जो सलाह देने का काम करेगी प्रत्येक राज्य में अपने अपने राज्यपाल को। ओके, कोई दिक्कत, इतनी छुटकी सी बात थी, इसी को हमको जानना था। दूसरी बात लिखे, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 ये क्या बताता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे। अब मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, आपको समझना है, जहां जरूरत होगी वहां बात करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल द्वारा होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, बाय गवर्नर, बाय गवर्नर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये किसी को भी सीएम बना सकते हैं क्या। आप कहेंगे नहीं भैया, अब हम प्रोसीजर समझ चुके हैं कि जो हमारे प्रत्यक्ष चुनाव जहां पर होते हैं, जैसे लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते थे या राज्यसभा के लिए, तो आप कहेंगे भैया जो प्रत्यक्ष चुनाव होते थे यानी कि जो एफपीपीएस प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो कहां पर इस्तेमाल होता था। तो आप सबका आंसर आएगा भैया वो लोकसभा में इस्तेमाल होता था, जनता जहां पर वोट करती है। ऐसे ही विधानसभा में भी एफपीपीएस प्रणाली का प्रयोग होगा। विधानसभा की वोट यानी कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर आयोजित होंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा कि जो भी सबसे ज्यादा सीट पालेगा तो वही क्या है, वो बहुमत पालेगा, और बहुमत दल का नेता ही कौन बनेगा, सीएम बनेगा, सीएम बनेगा। और साथ ही उसको कौन नियुक्त करेंगे, राज्यपाल द्वारा उसको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक और बात की गई है, यहाँ पर जो मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी वो कौन करेंगे बताओ, मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी कौन करेंगे, राज्यपाल। लेकिन यहां पर राज्यपाल सलाह लेंगे किससे, मुख्यमंत्री से सलाह करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। कोई दिक्कत इस बात में, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, ठीक है, उसकी सलाह लेंगे। अगली बात क्या होगी, जो मंत्री परिषद है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी आपका, मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा के निम्न सदन से देखा जाता है हमेशा। जैसे केंद्र में आपका निम्न सदन कौन सा था? लोकसभा था, वहां लोकसभा से देखा जाता था, यहाँ विधानसभा से। मंत्री परिषद की संख्या जो होगी विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। इसके लिए कौन सा संशोधन बताया था मैंने आपको? यानी कि नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, not more than 15% of legislative assembly, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए संशोधन था 91वां संविधान संशोधन। सारे साथियों ने एकदम ठीक आंसर दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपको कुछ चीज़ पढ़ाई जाती है, बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ आपने पढ़ी और आप उसके आंसर एकदम से परफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो दिक्कत अगली बात क्या होगी? मंत्रिपरिषद की संख्या होगी। अब यहां पर हम एक बात करेंगे आपका कि यहां पर एक बात और बताई गई है कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो न्यूनतम भी बताई गई है। न्यूनतम संख्या, अधिकतम की तो बात कर ली, न्यूनतम संख्या जो होगी, मिनिमम नंबर जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो होगा 12। क्या होगा? वो 12 होगा। कितनी होती है न्यूनतम संख्या भी यहां पर बताई गई है कि प्रत्येक राज्य में मान के चलो कितनी भी सीटें हैं भाई, क्योंकि आपका हर राज्य में तो सीटें बराबर नहीं है। जैसे यूपी में विधानसभा की 403 सीटें, असम में 126 सीटें, आप देखोगे आपका पुडुचेरी में 32 सीटें हैं। तो मतलब जगह जगह पर सीटों की संख्या अलग अलग है। अब उसका 15% देखेंगे तो ऐसा भी होगा कि कुछ जरूरी मंत्रालय है वही सबको नहीं मिल पाएंगे, तो एक व्यक्ति को क्या ज्यादा मंत्रालय देने पड़ेंगे। तो उसका सॉल्यूशन किया गया कि एक मिनिमम नंबर भी बताया गया, एक कम से कम संख्या भी बताएगी कि कम से कम कितने होंगे? 12 होंगे। अच्छा, यहां पर जो मंत्रिपरिषद की संख्या है, बहुत बढ़िया। कई एक साथी ने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है, हमारे दोस्त ने। उन्होंने पूछा है कि भैया जो फिर तो जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे। इतनी समझ अगर आपकी विकसित हो फिर तो कहना क्या है ना? क्योंकि आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं? यस और नो? विद द ड्यूरिंग ऑफ, या आप कह सकते हैं कि वो उनकी मतलब कि आपका खुशी पर उस पद को धारण करते हैं। आप कहेंगे हाँ जी करते हैं, तो सीधी सी बात है। क्योंकि क्या होगा, देखो जब किसी के पार्टी के पास बहुमत है तो बहुमत दल का नेता ही तो सीएम होगा। लेकिन मान के चलो कि भाई कभी आपका उसका बहुमत नहीं रहा, तो बहुमत साबित करने के लिए क्या होता है? फ्लोर टेस्ट होता है कि भाई आप दिखाओ आपके पक्ष में इतने बहुमत है या नहीं है ना? तो फ्लोर टेस्ट होगा, तो बहुमत दिखाने के लिए वो बताएंगे कि भैया मेरे पास बहुमत है और नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, दूसरे सबसे बड़े दल को न्योता देंगे कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध करो, और वो भी नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे, री इलेक्शन होगा। अच्छा मुझे बताओ, जिस दूसरे दल को न्योता दिया जाता है तो उसको कितने दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है? ये बताया गया था आपको। तो 1 माह के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको अपना बहुमत यानी कि मेजोरिटी अपनी प्रूव करनी होती है, नहीं तो री इलेक्शन होंगे। और फिर क्या होगा? विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। यानी कि विधानसभा को भंग कौन कर देंगे वहां पर? राज्यपाल कर देंगे, क्योंकि बहुमत नहीं है। ठीक है, तो बहुमत ना होने की स्थिति में उसको भंग किया जा सकता है। 30 डेज बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा था। तो अब ठीक है ना, मैं आप एक बार थम्स अप करो, मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं ना कि बस आपको देखो, अभी मैं अगले पेज पर बताता हूं क्या कॉमन डिफरेंसेस होंगे। अभी इतनी बात समझे कि जो मंत्री परिषद है, अब मैंने बताया कि उसकी संख्या 12 होगी, लेकिन कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। कुछ राज्य कैसे, उनको किनारे पे लिखना, जहां पे जो जनजातीय क्षेत्र हैं। जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे? उड़ीसा, यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और एमपी हो गया। यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जब मंत्री परिषद बनेगी तो वहां पे याद रख लेना, एक एक जनजातीय मंत्री होगा।
उन 12 में से अगर कम से कम भी हैं या 15% वाले नियम पर भी एक जनजातीय मंत्री जरूर रखना, एक जनजातीय मंत्री अवश्य, ये लिख लीजिए, एक जनजातीय मंत्री अवश्य, यानी कि ए ट्राइबल मिनिस्टर इज मैंडेटरी, मिनिस्टर इज मैंडेटरी। अब ये प्रावधान तो आपको समझना होगा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जनजातियां हैं वो बहुत पिछड़ी हुई हैं, और एक व्यक्ति जरूर ऐसा होना चाहिए मंत्रिपरिषद में जो इनके पिछड़ेपन के बारे में विचार करे और ये देखे कि ये जातियां कैसे उन्नति कर पाएंगी, यानी कि उनकी प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपका बैकवर्ड है तो बैकवर्ड ही रह जाए, अब बाकी के लोग क्यों देखेंगे। क्योंकि आपने राजनेताओं में तो अक्सर देखा होगा कि राजनेता तो क्या करते हैं, वो अपने जाति विशेष का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी जाति के लोगों को कई बार मंत्री बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है अपनी जाति के वोट बैंक को बहुत सुरक्षित रखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ। आप कहेंगे हाँ, जनरली तो ऐसा होता है और सभी पार्टियां करती हैं, कोई भी पार्टियां इसमें गुरेज नहीं करती। तो इसीलिए ये प्रोसीजर बना दिया गया कि ये लोग तो पिछड़े रह जाएंगे। अब यहाँ पर पहले बिहार भी हुआ करता था, आप कहेंगे भैया जो आपका बिहार था, लेकिन जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, पहले इसमें बिहार भी होता था, बिहार को इससे हटा दिया गया था, बिहार को इससे हटाया गया था 2006 में, क्योंकि जब देखा गया कि ज़्यादातर जनजाति क्षेत्र तो झारखंड में चला गया, तो एक संशोधन हुआ था 2006 में, 94वां संविधान संशोधन, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो बिहार को खत्म कर दिया गया था। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो आप कहेंगे जो जनजातीय क्षेत्र वाले, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। यहाँ पर जब कभी भी आपका मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसमें कम से कम 12 सदस्य होंगे और अधिकतम विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होते, उनमें एक जनजातीय मंत्री को जरूर रखा जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी साथी को? यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम ये बात तो हम समझ गए। अब हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया था महाधिवक्ता, उसको समझेंगे, फिर विधानमंडल को समझेंगे। नोट बनाना, राज्य का महाधिवक्ता। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप अपने आप को भटकाया मत करो कभी भी। कुछ साथी क्या, दो चार बच्चे ही होते हैं जो अतिरिक्त बातों में लगे रहते हैं, कभी मत खुद को उलझाओ, संयम रखो। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, इसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या होता है एडवोकेट जनरल? आप बताएं, आप इस पद की तुलना केंद्र में किस व्यक्ति से करेंगे या केंद्र के किस पद से करेंगे? आर्टिकल भी मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 165 में है ये, तो किससे तुलना करेंगे? कौन व्यक्ति है? तो 89 रूल याद रखना है, तो केंद्र में किससे तुलना कर लेंगे आप इसकी? आप कहेंगे जो हमने आर्टिकल 76 में पढ़े थे, यानी कि महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का कार्य क्या था? महान्यायवादी का कार्य यह था कि वो क्या करता था, आपका केंद्र सरकार को, आपका केंद्र सरकार के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी होता था और केंद्र सरकार के बचाव का कार्य करता था, या आपका जो कोर्ट थे उनमें क्या करता था, केंद्र सरकार की पैरवी करता था, यानी कि उनके बचाव पक्ष का वो सबसे प्रमुख वकील होता है या उनके बचाव पक्ष का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। तो ऐसे ही राज्य सरकार को भी सुविधाएं दी गई कि राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए भी कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो वो राज्य के महाधिवक्ता हैं। तो नोट करेंगे इसको, आर्टिकल 165 में है। तो कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि अधिकारी ये लिख सकते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ, या सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, कुछ भी आप लिखें अर्थ एक ही होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? विधि अधिकारी होगा, वही बातें सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आएगी इसकी योग्यता क्या है, किस व्यक्ति को बनाते हैं ये, योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एक योग्यता दी गई है कि उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता।
चुने जाने की योग्यता उसमें हो, हैव द एबिलिटी टू बी ए जज, हैव द हैव द एबिलिटी टू बी ए जज इन हाई कोर्ट, जज इन हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हाई कोर्ट में जज बनने की क्या योग्यताएं हैं। तो हाई कोर्ट में जज बनने की दो योग्यताएं होती हैं, मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो, यानी कि वहां पर अधिवक्ता रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भारत की सरकार के किसी ट्रिब्यूनल में उसने किसी ट्रिब्यूनल में 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद संभाला हो, यानी कि किसी भी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, चाहे किसी भी निकाय में रहा हो, जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, या हाई कोर्ट में वकील रहा हो, तो वो व्यक्ति कौन बन सकता है आपका, उसको हाई कोर्ट का जज यानी उच्च न्यायालय का जज बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका महाधिवक्ता है इसके लिए 3 शर्त बताई गई हैं। तो एक तो 10 न्यायिक पद वाला हो गया, एक हाई कोर्ट में आपका जस्टिस बनने वाला हो गया, और तीसरा बताया गया है कि वो 5 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो तो भी योग्य हो जाएगा। तो बैरिस्टर जब शब्द आता है तो मैंने आपको एक बार समझाया था कि आपका लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है, आप समझते हैं। लॉयर होता है जब व्यक्ति एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हो, और अगर हम बात करें एडवोकेट, जब वो किसी का पक्ष अपना, उसकी वकालत पूरी हो चुकी हो, पढ़ाई उसकी हो चुकी हो, और अदालत में किसी का बचाव पक्ष रखे, तब उसको एडवोकेट कहेंगे। तो मुझे बताएं बैरिस्टर कब कहते हैं उसको, जब वो किस देश से पढ़ाई करके आया हो लॉ की। तो मुझे बताएं एक बार सारे लोग साथी, अच्छा लगेगा जान के कि आप लोग जानते हैं। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अगर यहाँ से पढ़ाई करके आया है तो फिर उसको हम बैरिस्टर कहेंगे। तो 3 योग्यताएं हैं यहाँ पर। 3 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? पहली तो है 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। ये मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको कल की क्लास में हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा। न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है। हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। अगली बात क्या है? 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता हो। एडवोकेट इन हाई कोर्ट, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। और तीसरी योग्यता क्या बताई मैंने? 5 वर्ष तक बैरिस्टर, 5 वर्ष तक बैरिस्टर, बैरिस्टर फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो उसकी योग्यता हो गई। अब योग्यता तो हम बात समझ गए, लेकिन उसको नियुक्त कौन करेगा? बोलेंगे भी फटाफट से, उसको नियुक्त कौन करेगा? बेटा मैंने आपको वो बोल रखा है, इन बच्चों को देखा करो। कोई दिक्कत? बोलेंगे भी फटाफट से। सर हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हिंदी का तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स में, जिन कोर एग्जाम्स के लिए शुरू हुआ था, तो हिंदी तो यहाँ पर कभी शुरू नहीं होगी। इस चैनल पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। हिंदी को अगर आपको पढ़ना है तो मैंने RWA मेन चैनल रोजगार विद अंकित पर आप कोई प्लेलिस्ट मेरी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्च कर लेना, विनायक बैच नवीन सर, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कंप्लीट हिंदी है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी में से एक हिंदी, ठीक है। तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। और कंप्यूटर की बात रही तो कंप्यूटर प्रीलिम्स में नहीं आता है, कंप्यूटर मेंस में आता है। तो जब आपका मेंस होगा उससे पहले कंप्यूटर की क्लासेस आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मेंस से पहले करा दी जाएगी। ओके, कंप्यूटर जरूर होगा लेकिन समय से होगा। ये बोला करो कि आप अपने हिसाब से देखा करो, इतने तुम चॉइसी हो ना। क्या बात है यहाँ पर? तो अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये बात लिखें। नियुक्ति कौन करेगा? थोड़ा आइडिया लगाइए और आंसर करिए। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? रिक्वेस्ट है मेरी, ना करें अतिरिक्त बातें, कोई अर्थ नहीं है। हम अपने आप देख लेंगे आपके लिए क्या करना है, क्या जरूरी है। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, वो क्या होगा? राज्यपाल द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? राज्यपाल द्वारा होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि मंत्री परिषद की सलाह पर होगा। किसकी सलाह पर होगा?
मंत्री परिषद की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाय गवर्नर होगा। ठीक है, कितने दिन के लिए होगा भैया नियुक्त कर दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को? तो कार्यकाल क्या होगा उसका? कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। कार्यकाल क्या होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अगर हम टर्म्स की बात करें या टेन्योर की बात करें तो क्या टेन्योर होगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फिक्स टर्म्स की बात नहीं की गई है कि जब राज्यपाल चाहें तो इनको हटा सकते हैं। क्या बोलेंगे? राज्यपाल, अगर मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि राज्यपाल अगर हमने कहा कि प्रसाद पर्यंत है तो इनको कभी भी हटा सकते हैं? कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम, कभी भी हटाए जा सकते हैं। यस और नो? तो आपका आंसर आना चाहिए जी भैया, हटा सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? राज्यपाल के आपका प्रसाद पर्यंत होंगे, यहाँ पे याद रख लेना। लेकिन एक एज बताई गई है इनके लिए, क्या बताई गई है? जनरली जो उम्र सीमा बताई गई है वो 62 वर्ष बताई गई है, उसको भी नोट कर लेना यहीं पर। उम्र सीमा बताई गई है कि 62 वर्ष की उम्र सीमा होगी। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है तो इसका मतलब इस्तीफा भी किसको देंगे वो? अगली बात पर चलते हैं। अगर हम पूछे कि वो रिजाइन किसको करेंगे, वो आपका इस्तीफा किसको करेंगे? इस्तीफा अर्थात आपका वो रिजाइन किसको करेंगे? रिजाइन करेंगे वो राज्यपाल को, राज्यपाल को, टू द गवर्नर, उनका रेजिग्नेशन चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वेतन कितना मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उनका जो पारिश्रमिक होगा, पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन जिसको हम बोलते हैं, पारिश्रमिक कितना मिलेगा ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पारिश्रमिक नोट करना, ये फिक्स नहीं होता है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। राज्यपाल द्वारा निर्धारित होगा, डिसाइडेड बाय गवर्नर, डिसाइडेड बाय गवर्नर होगा। अब ये तो हुई इसके बारे में कॉमन बातें। अब सीधी सी बात है कि जब हमने कहा केंद्र में महान्यायवादी है और राज्य में कौन है? आपका महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता के कार्य क्या होंगे? तो कार्य आप समझ गए क्या होंगे? कार्य उनको लिख भी लेना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड में रखें, नोट भी कर लें उसको। कार्य क्या होंगे, इसके वर्क फंक्शंस क्या होंगे, या फंक्शंस लिख लें या वर्क लिख लें। क्या कार्य होंगे? दो कार्य होते हैं, एक तो राज्य सरकार को कभी भी जरूरत होगी कानूनी मामलों में तो सलाह देगा। राज्य सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना, कानूनी मामले में सलाह देना। क्या बोल सकते हैं इसको? राज्य सरकार को कानून, यानी कि एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट, एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट, इसको सलाह दे रहा है राज्य सरकार को, ऑन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स। गैर कानूनी में थोड़ी ना देगा, इसके लिए थोड़ी पद बनाया गया है। कानूनी मामलों में राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा। राज्य में, राज्य में उच्च न्यायालय, जो आपका हाई कोर्ट होगा राज्य का, उच्च न्यायालय, या अन्य न्यायालय में, अन्य न्यायालय में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये इसके दो मेन फंक्शंस हैं, दो काम हैं। क्या बोलेंगे? किसका प्रतिनिधित्व होगा? राज्य सरकार का, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन, इन हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स। अब हमने बताया था ये कैसे मामले होते हैं, जैसे हम बार बार, अभी मैंने एक जिक्र किया था, नवाब बनाम अरुणाचल प्रदेश,
तो ये मुकदमा जो है भारत संघ के खिलाफ हुआ या किसी राज्य के खिलाफ हुआ, आप मुझे बताएं। भारत संघ या राज्य? बोलो भी फटाफट से, सारे लोग बताएंगे। पहले मेरी बात का आंसर करें, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने महान्यायवादी को अच्छे से पढ़ा है तो। आप क्या कहेंगे कि भैया उच्च न्यायालय अन्य न्यायालय में राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार का जो मामला होगा जो राज्य के खिलाफ होगा, लेकिन संघ के मामलों के लिए नहीं है। संघ के मामलों की सुनवाई या संघ के मामलों में जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन होगा? वो आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए, अटॉर्नी जनरल किसके लिए? सेंट्रल के लिए है। तो फिर जो बनाम भारत संघ मामले हैं, जो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया हैं, उन सब के लिए अटॉर्नी जनरल है। और जो बनाम राज्य के हैं, तो उनमें कौन होगा? आपका फिर एडवोकेट जनरल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था महान्यायवादी किसी निजी प्रैक्टिस को कर सकता है या नहीं कर सकता है, यस और नो? तो हमने वहां पर बताया था कि जो आर्टिकल 76 में कि महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो भारत सरकार के विरुद्ध में हो, या किसी ऐसे पक्ष की सुनवाई या किसी ऐसे पक्ष की कवायद नहीं करेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ हो। वैसे ही यहाँ पर वो नियम किसके लिए हो जाएंगे? वो राज्य सरकार के लिए हो। बात क्लियर है? किसके लिए हो जाएंगे? राज्य सरकार के। अब मैंने एक रूल बताया था आपको जब आर्टिकल 76 पढ़ाया था कि भैया 76 में कितना जोड़ें, तो वो दोनों सदनों में बैठ सकता है आर्टिकल 88 में। और फिर 17 जोड़ने मैंने आपको बताया था कितना, 105 में क्या है उसका, 105 में क्या बताया था उसके? बोले भी सारे लोग, उसके क्या बताए गए थे आपको? विशेषाधिकार बताए गए थे, यस और नो? तो कॉमन सी बात है। अब या तो यहां से याद रख लो कि भाई इसमें 89 89 जोड़ लो, यहाँ 89 जोड़ोगे तो 165, यहाँ अगर 12 का अंतर यहाँ से करोगे तो 177, और यहाँ 17 का अंतर करोगे तो आगे इससे तो 194। या सिंपली क्या है, 89 जोड़ लो। सिंपली क्या बताया था मैंने? केंद्र और राज्य के 89 को जोड़ो, 89। तो दिक्कत? बात क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताएं, आसान है। तो आप कहेंगे हाँ जी। तो यहां पर हम क्या समझेंगे, तो यहां पर सेम प्रोसीजर होगा फिर इसके लिए। जैसे महान्यायवादी संसद की दोनों सदनों की बैठक में जा सकता था, लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में जा सकता है, वहां बोल भी सकता है। ठीक है। और 105 में बताया गया कि वो जो बोलेगा वहां पर, उसके लिए उसको ऐसे ही विशेषाधिकार है जो एमपीज को मिले हुए हैं, जो आपका उनको शक्तियां मिली हुई हैं, वही शक्तियां इसको भी मिली हुई हैं। साथ में इसमें बताया गया था कि क्या उसको वोट का अधिकार होता है? आप मुझे बताएं, यस और नो, क्या उसको वोट का अधिकार होता है? मैं फिर प्यारे साथियों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो क्लास के अलावा अतिरिक्त बातें कर रहे हैं, मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है साथी आपकी बात में, क्योंकि मैं आपकी प्रार्थना कर चुका हूं, मैं आपको यह विषय पढ़ाने के लिए आया था। मैं आपकी बातों का, अतिरिक्त बातों का जवाब देने के लिए नहीं आया कि ये विषय इन सर ने वो कहा है या इस विषय में ये हो गया है। आप प्लीज अच्छे छात्र बनिए, नहीं तो आप जीवन में अश्रुओं के अलावा और कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जीवन पूरा संघर्ष में गुजर जाएगा और अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसीलिए खुद को संयम और धैर्य के साथ में एकाग्र बनिए, छात्र बनिए अर्जुन की तरह। ठीक है, आधुनिक छात्रों की तरह मत बनिए कि उससे जो कहा गया वही उसने पूरा किया। या तो उस टाइमलाइन पर चलो, या फिर अपनी मर्जी से चलना है तो कहीं और चलो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप सबने कहा कि भैया वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया गोविंद पवार जी, एकदम सही आंसर आपका है। सौरभ द्विवेदी जी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। तो यानी कि इसके पास भी क्या विधानमंडल में वोट का अधिकार होगा? तो आप कहेंगे नो। इतना भर कंपैरिजन आपको समझना है, ये समझोगे तो पॉलिटी आसान है, नहीं तो फिर तो रटने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। आर्टिकल 177 क्या कहता है? विधानमंडल के दोनों सदनों, वहां पे संसद होती है, राज्य में होता है विधानमंडल, विधानमंडल के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप मुझे बताएं, दोनों सदन जब मैं कह रहा हूं विधानमंडल में, तो उन दोनों सदनों के क्या नाम है? लेकिन वोट का अधिकार नहीं है, ये बात लिख लेना, वोट का अधिकार नहीं है उसको। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट, राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट, स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन both houses of legislature
और फिर क्या आ जाएगा आपका आर्टिकल 194 में, क्या बताया मैंने आपको, आर्टिकल 194 में मैंने आपको बताया, ठीक है, उसकी बात अभी करेंगे। तो मैंने कहा विधानमंडल, जैसे केंद्र में संसद होती है, संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे भैया संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं या नहीं, उच्च सदन, हाँ जी बोलते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, जो कि दूसरा उसका सदन है, आप कहेंगे हाँ जी उसको निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा होता है। तो दो वहां पर होते हैं आपका, क्या बोलेंगे, संसद के, जिनको हम बोलते हैं सदन। ऐसे ही विधानमंडल के दो सदन होंगे, वो दो सदन कौन से होंगे, यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा होंगे। तो जब सभा शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, लोकसभा, तो वो लोगों की सभा थी, ऐसी विधानसभा यहाँ पर क्या है, वो लोगों द्वारा चयनित होंगे, ठीक है। और विधान परिषद वो भी लोगों द्वारा ही चयनित होंगे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो यहाँ पर भी दो सदन होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोनों सदन कौन कौन से हैं, तो एक तो विधान परिषद की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, विधान परिषद को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और साथ में विधानसभा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आगे चल के आपको समझाएंगे इस बात को। तो वहाँ पर ये बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो कार्यवाही का विषय नहीं बनेगा। यही इनके विशेषाधिकार हैं आर्टिकल 194 में। क्या बोलोगे, यहाँ पर इनके विशेषाधिकार बताए गए हैं, विशेषाधिकार और शक्तियाँ, यानी कि इनकी जो पावर्स हैं, जो प्रिविलेजेस इनको मिले हैं। बोलिए क्या है 194 में, प्रिविलेजेस हैं इनके, प्रिविलेजेस एंड पावर्स, पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल। क्लियर है, एक तालमेल बिठाना। कहीं किनारे पर लिखिए होमवर्क, ये मेरा आपको एक काम दिया हुआ है। जब आप कभी बैठे समय पर लेकर के, और इसके नोट्स में आप लिख लेना कि जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, मैं इसकी तुलना एक बार महान्यायवादी से जरूर करूंगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसकी तुलना में महान्यायवादी से जरूर करूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया जी। जी भैया, दो दो सदन होते हैं, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत अच्छा आपने बोला, मंजिल एकदम से ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ें और विधानमंडल को समझें, बहुत ध्यान से समझना है ना, क्योंकि अगर एक बारीकी रखोगे, कई बार तो साथी कई बार नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बाकी पिक्चर सब सेम है। एक नोट बनाएं अच्छा सा, विधानमंडल, लेजिस्लेचर क्या होता है, विधानमंडल, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है। और विधानमंडल की जो व्याख्या है वो की गई है कहाँ पर, आर्टिकल 168 में। कॉमन सी बात है, क्योंकि आप पढ़ ही चुके हैं। 79 में क्या था, 79 में था संसद, 79 में आप 89 जोड़िए, क्या आएगा, क्या बोलेंगे भैया, 168 आ जाएगा। तो यानी कि वो केंद्र के लिए था। अब संसद का क्या कार्य मैंने आपको बता रखा था, संसद का कार्य था केंद्र के लिए कानून निर्माण। तो ऐसे ही विधानमंडल का कार्य क्या हो जाएगा, राज्य के लिए कानून निर्माण, या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए विधानमंडल बनाया गया है। तो यहां पर मेरा प्रश्न आपसे पहला ये रहेगा कि आर्टिकल 168 में क्या बताया गया है आपके, इसको लिख लेना, राज्यों के विधानमंडल का गठन, राज्यों के विधानमंडल का गठन। इसलिए बताया गया मैंने आपको विधानमंडल कि भैया राज्यों में कानून निर्माण के लिए होता है, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इन स्टेट्स। कैसे होगा देखना, अगर मैं आपसे पूछूं जो विधानमंडल है इसके अंग कितने होते हैं, तो क्या आंसर आएगा आपका, कितने अंग होते हैं। तो जो इसका पहला अंग होगा, पहले अंग को हम बोलेंगे आपका विधान परिषद, विधान परिषद, अर्थात लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब हम बात करेंगे इसके दूसरे अंग की, तो वो क्या होगा, विधानसभा, विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। तीसरा आप मुझे बताएं,
तीसरा आप मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया केंद्र में हमने संसद को पढ़ा था तो क्या होता था, राज्यसभा होता था, लोकसभा होता था, और तीसरा अंग कौन सा होता था, वो होता था हमारा राष्ट्रपति। अंग पूछे ऑर्गन पूछे तो 3 होते हैं, लेकिन सदन पूछे तो सदन कितने होते हैं, सदन 2 होते हैं, यानी हाउसेस 2 होते हैं, और ऑर्गन कितने होते हैं, 3। ये क्या है, दे आर 3 ऑर्गन्स। ऑर्गन अर्थात अंग कितने हैं, वो 3 हैं। तो तीसरा अंग यहाँ पर कौन हो जाएगा, वो राज्यपाल होगा, अर्थात गवर्नर होगा। राज्यपाल होगा प्यारे साथी, क्या हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा, गवर्नर। ठीक है। अब इसकी तुलना करके मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई साहब विधान परिषद की तुलना करिए। अब देखो, एक तुलनात्मक अध्ययन आपको पढ़ाते हैं ताकि चीजों को आप हमेशा के लिए याद रखें। जो विधान परिषद होगा उसकी तुलना किससे करेंगे, विधान परिषद ये एक उच्च सदन है। क्या है, एक अपर हाउस है, उच्च सदन। तो उच्च सदन कौन था, राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। विधानसभा क्या है आपका, ये निम्न सदन है, अर्थात लोअर हाउस है, निम्न सदन। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, हमेशा माइंड में आप कहोगे अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो इसकी तुलना किससे करेंगे, राज्यपाल मैं आपको समझा ही चुका हूं कि राष्ट्रपति से तुलना करनी है। विधान परिषद यानी कि इसका अर्थ होगा, अब मैंने आपको काम भी दिया था कि आप संसद को पढ़ के आना। तो विधान परिषद अर्थात आपका राज्यसभा। मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपसे। विधानसभा अर्थात लोकसभा। तो जो चुनाव की प्रणाली लोकसभा के लिए अपनाई जाती है वही किसके लिए अपनाई जाएगी, विधानसभा के लिए। जिस प्रणाली से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो उसी प्रणाली से विधान परिषद के सदस्यों का होगा। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल आप मुझे बताएं। मैं नहीं बताता आपको कुछ भी, आपको बताना है। बोले भी सारे लोग फटाफट से, सबका आंसर आए, आंसर करेंगे। भैया क्या 143 जैसा कुछ उसके पास भी होगा, राज्यपाल, राज्यपाल के पास सारे अधिकार हैं राज्य में जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास हैं। अंतर क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उतने अवेयर स्टूडेंट आपको होना चाहिए था, 6 होगा। मैं आपसे पूछूं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष होगा। मैं आपसे पूछूं विधानसभा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए साथी जो प्रणाली होगी चुनाव की वो क्या होगी, तो आप कहेंगे निम्न सदन के लिए हमेशा भैया एफपीपीएस प्रणाली आपने समझाई थी, यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, चाहे कितना भी प्रतिशत ये चाहता हो कि वो ना जीते, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। यहां पर क्या होगा विधान परिषद के लिए, तो एकल संक्रमणीय मत यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। तो निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस जब हम बोलते हैं तो लोअर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जनता का सदन होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, जनता का सदन कह सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी। ये उच्च सदन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, इसका एक फिक्स कार्यकाल नहीं होगा। ठीक है, फिक्स कार्यकाल नहीं होगा। तो मुझे बताएं इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो कितने वर्षों में रिटायर होंगे। जैसे राज्यसभा में हमने पढ़ा था कि 1/3 सदस्य कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। अब मुझे एक बार थम्स अप करके बताएं कि थोड़ा सा ये डेवलप हुआ, समझ पाए ना चीज़ों को कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर भी पढ़ा उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं स्टेटमेंट्स को आप बार बार लिख रहे हैं, नहीं। सिर्फ आपको इतना भर जानना है लोकसभा जैसी प्रक्रिया। अब चाहे जैसे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं वही विधानसभा अध्यक्ष के भी होंगे। जहां पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताए गए थे 89 जोड़ लो, वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताए गए। ऐसा है, मैंने कल आपको बता दिया था, बस ये दोनों आर्टिकल उल्टे हैं, बाकी सारे सेम हैं। ये कल मैंने आपको समझाया था। ओके बॉस, ठीक है, अब इनको समझे आराम से। अगली बात आती है, तो कभी भी आपसे पूछेगा कि भैया अंग कितने हैं, 2 हैं, और सदन पूछ ले। विधानमंडल में सदन अर्थात हाउस कितने होते हैं, तो हाउस का मतलब कमरे, सदन 2 होते हैं। तो ये दोनों तो आ जाते हैं आपका सदन में, और अगर तीनों की बात हम करें तो ये तीनों हो जाते हैं अंग। ठीक है, यही हमको समझना है प्रोसीजर। अब आगे चल के अन्य बातें, अतिरिक्त बातें क्या होंगी जो अलग होंगी। पहली बात नोट करें, कई राज्यों में, कई राज्यों में विधानमंडल, विधानमंडल एक सदनीय है। क्या है,
एक सदनीय है। इन मैनी स्टेट्स, legislature is यूनिकैमरल। अब देखो यूनिकैमरल होने का क्या मतलब है, एक सदनीय को रेखांकित रखिए और हमेशा याद रखना है, यानी कि जब राज्य में क्या हो, सिर्फ एक हाउस हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी। जैसे हम थोड़ी देर में अभी जानेंगे, तो जहां पर एक सदन होगा तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ विधानसभा होगी। कई बार स्टेटमेंट बना के पूछेगा, एक सदनीय विधानमंडल होने का अर्थ है कि वहां पर विधानसभा है सिर्फ। आप कहेंगे हाँ, वहां पर क्या होगी, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कई राज्य ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, विधानमंडल द्विसदनीय होगा। कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होगा। अभी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, द्विसदनीय होगा। इन मैनी स्टेट्स, legislature is bicameral, bicameral। मेरा प्रश्न सुने पहले बड़े ध्यान से। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप सबसे, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे बताओ भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो एक सदनीय हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं, जो एक सदनीय हैं, अर्थात यूनिकैमरल हैं। बहुत बढ़िया। कई साथियों ने मेरे प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ा और बहुत थैंकफुल हूं मैं आप सब लोगों का। 22 एकदम सही आंसर है। कई साथियों को बस 6 रटा रटाया है। हमने तो ये पूछा ही नहीं अभी बाई कैमरल, हमने सिर्फ पूछा यूनिकैमरल, यानी कि एक सदन, यानी कि जहां पर एक, यूनिकैमरल का मतलब जहां पर सिर्फ विधानसभा है। तो ऐसे कितने स्टेट्स हैं? ऐसे सिर्फ 22 स्टेट्स हैं। 22 स्टेट्स, राज्यों की बात हम कर रहे हैं अभी। कई ऐसे होंगे जहां पर साथी विधानमंडल द्विसदनीय होगा, यानी वहां पर क्या होंगे, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे। विधानसभा यानी कि निम्न सदन, और विधान परिषद अर्थात आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्या होंगे, दोनों होंगे। तो ऐसे कितने स्टेट हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली लिख सकता हूँ, एलए लिख सकता हूँ मैं, इसको थम्स अप करके मुझे बता दें। और इसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख सकते हैं, विधान परिषद को आप कहेंगे हाँ जी। तो यानी कि ये दोनों होंगे, ठीक है, बोथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसे कितने हैं? ऐसे सिर्फ 6 स्टेट है, सिर्फ 6 राज्यों में ऐसा है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और आपका तेलंगाना है। 6 राज्यों में है। तो कई राज्यों में क्या होगा, विधानमंडल द्विसदनीय होगा। अगली बात करते हैं, जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उनको क्या बोलेंगे? विधान परिषद के सदस्य। कई दोस्त इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ, अब आपको पता चल गया, एलसी है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो उच्च सदन होगा उसके सदस्यों को कहा जाएगा एमएलसी। आपके क्षेत्र से कोई ना कोई एमएलसी जरूर होगा, ठीक है, विधान परिषद के सब सदस्य। और आपके क्षेत्र से कोई विधानसभा का सदस्य भी होगा। बताइए कौन कौन है आपके विधानसभा के सदस्य, जरा नाम लिखिए। विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? विधानसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात इनको हम एमएलए कहते हैं। तो जब हमने कहा कि विधानसभा एक निम्न सदन है, यानी कि एमएलए किसके द्वारा चयनित होता है? एमएलए जनता द्वारा चयनित है, और प्रत्यक्ष रूप से एपीपीएस प्रणाली से, क्योंकि ये असेंबली का हिस्सा हो गया। और जो काउंसिल के हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव से आएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। बहुत बढ़िया, आप रुचि रखते हैं, सारे लोग जानते हैं अपने अपने विधायक कौन है। बहुत बढ़िया जी।
बहुत शानदार। किसी के यहाँ सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, किसी के यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पंकज उपाध्याय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। एक ने लिख दिया है मेरे बड़े पापा हैं, बहुत गजब बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? छोटी सी बात थी। अब हम इन सब के बारे में प्रोसीजर को समझेंगे। तो पहले मेरा क्वेश्चन वही रहेगा आप सब लोगों से, राज्यसभा को हमने, अब राज्यसभा को किससे कंपैरिजन करेंगे? राज्यसभा को किससे कंपैरिजन करेंगे? अभी मैंने आपसे पूछा, बताओ जरा। आप कहोगे विधान परिषद से, यानी कि जहां पर आपका जो, क्या बोलेंगे इसको, हमने राज्यसभा को क्या कहा था आप लोग सब लोगों से? अपर हाउस है। अपर हाउस होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और लोकसभा, लोकसभा को हम क्या बोलेंगे? जो हाउस ऑफ पीपल हमने आपको बताया था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है बार बार एक ही बात को, आप कहेंगे नहीं। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में थी बताओ? 79 में राज्यसभा थी क्या? नहीं भैया, 79 में संसद थी। इसीलिए यहाँ पर विधानमंडल हो गया। अर्थात हम कहेंगे जहां पर भी संसद शब्द का इस्तेमाल है, वहां पर हम समझ जाएंगे क्या होगा, स्टेट में विधानमंडल होगा। बस इतने शब्द बदल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। पार्लियामेंट शब्द जहां था, पार्लियामेंट का कंपैरिजन आप करेंगे किससे? लेगिस्लेचर से। लेगिस्लेचर के लिए, लेगिस्लेचर से। ठीक है बॉस। अब मुझे बताओ राज्यसभा किस आर्टिकल में थी? 80 में। तो विधान परिषद किस आर्टिकल में हो जाएगी? आंसर करो फटाफट से सारे लोग। आप कहोगे भैया 169 में हो जाएगी। लोकसभा 81 में थी, तो ये किस में हो जाएगी? 170 में हो जाएगी। ओके, इस तरह से। फिर आगे चलते, नोट करके लिखना। सबसे पहले शुरू करेंगे आर्टिकल 169 से। आर्टिकल 169 यानी एक अनुच्छेद 169, राज्य में विधान परिषदों का, विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, उत्साधन या सृजन। उत्साधन का मतलब होता है खत्म होना, और सृजन का मतलब होता है निर्माण, अर्थात बनाना, अर्थात बनाना। ठीक है। अबोलिशन, अबोलिशन का मतलब क्या है? खत्म करना। अबोलिशन और क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, स्टेट्स। तो ये क्या होगा आपका? कौन करेगा इसका गठन? अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भारत में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है? तो आप सबका आंसर आया 6। क्यों आपका मतलब क्या ये 6 ही क्यों है, सभी में क्यों नहीं है? तो ये प्रश्न भी आप सोचते होंगे। क्योंकि देखो, इसका जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है राज्य सरकार को, कि जो वहाँ की विधानसभा है, अगर वो चाहती है कि भाई उनके यहाँ पर विधान परिषद भी हो, तो बहुत सारे स्टेट चाहते हैं और बहुत सारे नहीं चाहते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में पहले हुआ करती थी, बहुत सारे स्टेट्स में फिर वो खत्म हो गई। यानी कि उसकी जो समाप्ति है वो की जा सकती है, या विधान परिषद को बनाया जा सकता है। तो अगर बनाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? इस पे जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। राज्य की विधानसभा ये कहेगी कि भाई हमें यहाँ पर दूसरा सदन चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी आलोचना करते हैं कि भाई दूसरा सदन तो सिर्फ और सिर्फ राज्य में, केंद्र में तो आवश्यक है, बहुत सारे मुद्दे राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं। तो राज्य में क्या है कि सिर्फ विधानसभा देख ले, और वहाँ पर राज्यपाल है, राज्यपाल देख लेगा। इस दूसरे हाउस की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ प्रक्रिया को डिले करने के लिए है। अच्छा, दूसरी चीज वहां पर क्या आती है, क्वेश्चन मार्क और लगाया जाता है कि प्रक्रिया तो डिले होती ही होती है। बहुत सारे लोग जो एमएलए नहीं बन सकते, उनको सरकारें क्या करती हैं, जबरदस्ती विधायक बनाने के लिए एमएलसी बना देती हैं कि भाई ये जनता के वोट से नहीं जीत पाएंगे, तो एक काम करो, इनको एमएलसी बना दो। ठीक है, तो ये विधायक बने रहेंगे, सदन का हिस्सा, विधानमंडल का जो है हिस्सा बने रहेंगे। तो उसकी बहुत आलोचना भी होती है। तो इसके लिए क्या किया गया, भाई अधिकार दे दिए गए राज्य के पास, राज्य इसके लिए स्वतंत्र है, वो चाहे तो, लेकिन राज्य के चाहने भर से नहीं हो जाएगा। फाइनल अथॉरिटी किसके पास में है? वो पार्लियामेंट के पास में है, संसद। क्योंकि बहुत सारे, अभी आपने देखा होगा पीछे, असम, असम ये चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद हो, तो उन्होंने अपने यहाँ पर अपनी विधानसभा से पारित करके भेज दिया।
संसद के पास में, लेकिन संसद उस पर कुछ सुन ही नहीं रही है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी, क्योंकि कुछ टाइम नहीं बताया गया इतने दिन में जवाब देना होगा या नहीं देना होगा, बस फाइनल अथॉरिटी दे दी गई है। ओके, तो विधान परिषदों का उत्साधन यानी कि जो इसका गठन होगा वो किसके द्वारा होगा, याद रखना, क्या बोलेंगे, संसद द्वारा होगा। इसका जो फॉर्मेशन होगा विधान परिषद का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके द्वारा होता है, बाई पार्लियामेंट, बाई पार्लियामेंट। तो क्या संसद खुद बैठे बैठे ये अधिकार दे देगी, नहीं। मैंने क्या कहा, प्रक्रिया तो विधानसभा से ही शुरू होगी। जैसे यूपी में है या नहीं है बताओ, आप किसी एक ऐसे स्टेट का नाम लिखें मुझे जहां पर विधान परिषद नहीं है, जो जानते हो साथी, तो आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है, ठीक है। तो आपने एक नाम सोच लिया, तो जैसे एमपी चाहता है, मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि उनके यहाँ दूसरा सदन हो, ऐसी कुछ डिमांड है, तो होगा क्या, गठन तो संसद ही करेगी, लेकिन प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर ये है, विधानसभा के, जो उस राज्य की विधानसभा होगी, विधानसभा के उपस्थित जितने लोग उपस्थित होंगे वहां सदन में, और जो मतदान करेंगे, उपस्थित और मतदान के विशेष बहुमत से प्रस्ताव शुरू होगा, विशेष बहुमत से विशेष बहुमत से क्या होगा, वो शुरू हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं, आपका कैसा बहुमत होगा, स्पेशल मेजोरिटी होगा। और स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब मैंने आपको समझा रखा है, बताओ, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उपस्थित हैं और, यानी संसद में सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का क्या मायना है बताएं जरा, सोचें। तो विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, 2/3। और साथ ही अगर हम बात करते हैं साधारण बहुमत, तो इसका मतलब क्या होता है, 50% से एक अधिक, यानी कि सिंपल मेजोरिटी इन, दोनों हाउस दे देंगे, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, और फिर क्या हो जाएगा वहां पर फिर आपका विधान परिषद बन जाएगी। सिंपल प्रोसीजर है। स्टेट की जो विधानसभा है, वो जो उपस्थित लोग हैं उनके 2/3 बहुमत से इसको पारित करे, संसद के पास भेज दे। अब संसद के पास अधिकार हो गए ना, यहाँ पर ये टाइमलाइन नहीं देगी कि भाई पार्लियामेंट इसके बारे में कितने दिन में करेगी, तो पार्लियामेंट को यहाँ पर फुल राइट हो गए, वो तो रोक के रखेगी इसको, 10 साल 20 साल जवाब ना दे, ठीक है। असम का 2013 का है, नहीं दिया जवाब अभी तक भी। तो गठन क्या बोलेंगे, ये संसद द्वारा होगा। तो अगर बनाने की बात है तो भैया फिर समाप्ति किसके द्वारा होगी, तो समाप्ति के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है। अगर टर्मिनेट करना है कभी पर, समाप्ति अर्थात कहीं पर साथी टर्मिनेशन की बात आएगी, तो टर्मिनेशन के लिए समान प्रक्रिया होगी, ये लिख लीजिए, सेम प्रोसेस है, समान प्रक्रिया। इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो साथी ये हो गया कि विधान परिषद जैसे यूपी में है उसको खत्म किया जा सकता है, हाँ या ना। भाई यहाँ की विधानसभा चाहे और वहां के जो प्रेजेंट लोग हैं वो 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दे और फिर संसद के पास भेज दें। उधर मोदी जी भी यही चाह ले तो खत्म हो जाएगी यहाँ की विधान परिषद या नहीं, आप कहेंगे हाँ बहुत आसान है, तो टर्मिनेशन हो सकता है। अब इसका कंपैरिजन मैंने आपसे कहा था राज्यसभा से करने को, तो मुझे आप एक बात बताइए, भाई क्या कर रहे हैं आप, तो मुझे बताओ तो सही एक बार। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, क्या आवाज में सारे दोस्त बताएं कोई दिक्कत है अभी, एक बार थम्स अप करके बताएं अभी आवाज क्लियर है, एक बार भैया बताएंगे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। क्लियर है सर, अभी ठीक है, ओके ओके, बीच में बफ आया था क्या कोई, तो आप कहेंगे मैंने कहा इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, बहुत आसान सी चीज़ें टर्मिनेट हो सकता है, पहले भी बहुत राज्यों का किया गया है, ओके। कौन कौन से राज्यों का किया गया है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, यहीं पर कहीं किनारे पर आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे वेस्ट बंगाल, पूछेगा आपसे पश्चिम बंगाल में कब खत्म कर दी गई थी, 1969 में। असम में थी, कब खत्म कर दी गई थी, 1969 में।
असम में थी, तमिलनाडु में थी, तमिलनाडु में कब खत्म कर दी गई थी? 1986 में। उत्तराखंड जब 2000 में बना था तो 2002 में, 2 वर्ष ही चल पाई थी यहाँ तो 2000 में। जम्मू कश्मीर की कब खत्म कर दी गई? आपका 2019 में, ठीक है, क्योंकि वो यूटी बना दिया गया था और वहाँ पर जो आपका विधान परिषद थी उसको खत्म कर दिया गया, पहले होती थी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं, आंध्र प्रदेश में पहले होती थी 1958 में, फिर आंध्र प्रदेश की 19 आपका 85 में ख़त्म कर दी गई, फिर 2007 में फिर से बना दी गई। तो यानी कि इसको बनाया जा सकता है। ये बनाया जाने का मतलब क्या है कि उसका सृजन किया जा सकता है और उत्सादन यानी कि उसको खत्म किया जा सकता है। बात और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हैं? इतनी बात समझ गए? समझ गए ना बात को, इतनी को? ठीक है, कोई दिक्कत? बोले जी फटाफट से। सर लगभग कितनी क्लासेस और होंगी? बच्चों अब तो ये मान लीजिए आप क्लास जो होंगी लगभग आपकी 8 से 10 क्लास, 8 से 10 क्लास होंगी टोटल। कोई दिक्कत है क्या क्लासेस में? 3-4 क्लास में कर दें क्या ख़त्म? ऐसा मत करना भाई, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ, ठीक है, बड़े धैर्य के साथ में पढ़ो अच्छे से। 1 सेकंड मुझे देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगली बात पर चलते हैं बहुत बढ़िया सर, इतनी डिटेल में पढ़ाने के लिए धन्यवाद। जो इसको समझ जाए तो वो तो अमृत छात्र है अपना। आगे लिखेंगे आर्टिकल 170। ये सबको समझ में नहीं आती बातें, क्योंकि सबको मसाला चाहिए। मसाला समझते हो? रेवड़ी। विधानसभाओं की, विधानसभाओं की संरचना। अब इसमें से 89 माइनस करके सोचो किससे कंपैरिजन करना है आपको इसका? लोकसभा से। विधानसभाओं की संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल देते हैं, या आप इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, LA की बात हम कर रहे हैं। क्या होगा इसमें? 2 बातें की गई हैं, एक तो 171 में एंड 172 में। पहली बात क्या है? विधानसभा सीट जो होंगी वो कभी भी, विधानसभा सीट, विधानसभा सीट क्या बोलेंगे, 60 से तो कम नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं, और 60 से कम नहीं, और 500 से अधिक नहीं होंगी, अधिक नहीं होंगी, नहीं होंगी, ठीक है? क्या बोलेंगे यहाँ पर? यानी कि असेंबली सीट्स, असेंबली सीट्स, असेंबली सीट्स विल not be less than 60 एंड 60 से तो कम नहीं, एंड नॉट मोर देन 500। किसी में है क्या आपका 500 के आसपास सीट किसी एक स्टेट में? अगर आप अनुमति दें तो मैं आपसे संवाद करूं 1-2-4 मिनट का, अगर आप लोग इजाज़त दें। कुछ छात्रों के लिए, जो भटके हुए छात्र रहते हैं हमारे, या अच्छे छात्र भी हैं। जब से हम इन क्लासेस में जुड़े तो मैंने आपको पहली ही क्लास में साथ ही बताया था कि 40 टॉपिक्स होंगे। तो जैसे कोई टीचर आपसे ये कह दे कि 40 टॉपिक्स होंगे और नंबर ऑफ क्लासेस आपसे शुरुआत में बता दे कि वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, और अगर टीचर ज़्यादा क्लास ले तो ये टीचर की अच्छाई है या उसकी खराबी है? हाँ, ये ज़रूर है कि टीचर 40 टॉपिक बता के और उनको लगभग आइडिया आपको दे दे कि 45 क्लास का, और फिर उनको 10-15 क्लास में ख़त्म कर दे, तब तो टीचर की खराबी समझ में आती है, या टीचर ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं किया। लेकिन अगर टीचर आपको बहुत धैर्य और संयम के साथ में, लगभग हमारी 5-7 क्लास बढ़ भी जाएंगी, तो 5-7 क्लास का मतलब होगा कि हमारे 5-7-8-10 घंटे बढ़ जाएंगे, 12 घंटे बढ़ जाएंगे। आप जरा सोच के देखिए, आप अपने जीवन के जो 12 घंटे आपने कहाँ वेस्ट कर दिए होंगे। यही साथी हमारी समझ की नैतिक और अनैतिक होने का फ़र्क है। हमने अपने जीवन में शायद 12 घंटे सोते हुए गुजार दिए होंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रयास करे आपके जीवन के लिए, आप चीज़ों को धैर्य के साथ में समझ पाएँ, तो ये उसकी अच्छाई हुई या उसकी खराबी हुई?
तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए या अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी कि हाँ आपने जो कहा आप उससे ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि कुछ छात्र असंयमित जिनको हम कहते हैं, जैसे एक छात्र एक गुरु के पास में गया, तो उसने गुरु से कहा कि जी मैं जीवन का जो संपूर्ण ज्ञान है वो चाहता हूँ और आप मुझे वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करा दें, और कैसे भी करके करा दें, मैं उसको चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है गुरुजी वो मुझे जल्दी से जल्दी मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें जल्दी ज्ञान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। तो उसने कहा जी गुरुजी बताएं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बाग में जाओ और एक मीठा आम तोड़ के लेके आओ। वो गया, अब उसने मीठा आम तोड़ लिया। अब कौन सा मीठा आम तोड़ा होगा, जो उसकी समझ में सबसे मीठा होगा। अब उसकी समझ कैसी है ये निर्भर तो रिजल्ट पर करेगा, कैसी उसकी समझ है। वो गुरुजी के पास फाइनली लेके आया, वो आम उसने दिया। तो उनके गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने ये सोच लिया कि यही इस बाग का सबसे मीठा आम है। तो उसने कहा हाँ जी ये सबसे मीठा है, देखने में सबसे मीठा आम यही लग रहा है देखने में। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आम को काटा और उसी शिष्य को खाने को दिया कि तुम इसको खाओ। अब उसने आम खाया, आम खाया तो आम एकदम से खट्टा, कसैला भी, कड़वा भी। तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताओ, इस पर अपनी अभिव्यक्ति दो, तुम कहना क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि जो दिखने में मुझे सबसे बेहतर लगा उसकी वजह से मुझसे भूल हुई। जैसे वो क्लासेस आपको दिखती हैं अक्सर यूट्यूब पे कि 2 घंटे में पॉलिटी खत्म, तो वो दिखने वाला वही मीठा आम है जो दरअसल में मीठा नहीं है, वो कड़वा है दरअसल में, उसकी हकीकत यही है। चलिए, तो गुरु ने उसके ना उसे कुछ सार समझाया, उन्होंने कहा नहीं बात ये नहीं है, ये तुम्हारी समझ और नज़र का फेर नहीं है, ये सिर्फ फेर इस बात का है कि अगर तुम संयम रख लेते तो एक ना एक दिन तो सारे फल पक ही जाते। नदी समुंदर तक पहुंचने का इंतजार करती है, एक यात्रा होती है तब जाके वो विलीन होती है। एक छात्र के सफल होने का मतलब होता है उसका विलीन हो जाना, यानी कि अंतिम मंजिल को पा लेना। उसमें दोस्त संयम लगता है, धैर्य लगता है। यही प्रार्थना आपसे करता रहूंगा हमेशा, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आप ऑफलाइन क्लास होती तो मैं तुम्हें डंडे से भी समझाता, ऑनलाइन में यही है कि प्रार्थना से ही समझाया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं। तो संयम सबसे बड़ी चीज है, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो क्यों 1% ही सफल होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, क्यों? कि संयम ही 1% में होता है, बाकी असंयमित होते हैं, अच्छे भी होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन असंयमित होते हैं तो नहीं कर पाते। औसत छात्र अगर संयमित हो जाए तो सफल हो जाएगा अपने जीवन, कोई दौरा ही नहीं है इस बात में। ठीक है, तो विधानसभा सीट 60 से कम नहीं और 500 से अधिक नहीं, तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पर हैं ये आपको बताना है। लेकिन भैया इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। तो स्टेट को ये राइट दिए गए हैं, ठीक है, कि वो क्या बोलेंगे आपका संसद की अनुमति से अपने यहाँ पर सीट कम भी कर सकती है, तो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं और वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है कि सबसे कम कहाँ पर है, पुडुचेरी में। पुडुचेरी कितनी सीट है पुडुचेरी में बताओ। सिक्किम, यहाँ पर भी 60 से कम है। सिक्किम में कितनी सीट है, या मैं आपसे बात करूं आपका मिजोरम और गोवा। मिजोरम हो गया आपका, गोवा हो गया, इन सभी में क्या है, पुडुचेरी में आपका 30 सीट है। पुडुचेरी एक यूटी है, ये तो सब जानते हो ना, केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम एक राज्य है, 32 सीट है। मिजोरम में आपका कितनी, 40 सीट है। गोवा में कितनी है, 40 सीट है। तो देखो एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, पुडुचेरी क्या है, ये यूटी है, तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सबसे कम सीट है पुडुचेरी। यहां पर बनेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा राज्य है या वह कौन सा स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की सीटें सबसे कम है। दोनों उत्तर अलग अलग होंगे, ध्यान से देख लेना, बाकी ये दोनों तो स्टेट है ही। ठीक है, अगली बात क्या है, यहां पर एक छोटी सी चीज और लिख लेना, सिर्फ 3 यूटी में, यूटी का अगर जिक्र आया तो ये जरूर पता होना चाहिए आपको, सिर्फ 3 यूटी में विधानसभा है।
लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी यूटी में है? सिर्फ 3 में, सभी में नहीं है, 3 में है। और वो 3 कौन कौन से हैं? तो एक तो पुडुचेरी ही हो गया आपका 30 सीट्स के साथ में। पुडुचेरी कितनी सीट है? 30। एक आपका दिल्ली विधानसभा, अभी चुनाव चल रहे हैं हाल में, इसकी जीत होगी। दिल्ली, दिल्ली में कितनी सीट है? 70 सीट्स हैं। और आपका जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया और विधानसभा 90 सीटों वाली विधानसभा है। कितनी सीटों वाली? 90 सीटों वाली। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा सीट, सबसे ज़्यादा सीट वो आपका यूपी में है, 403। 403। अच्छा, कहीं पर भी भैया सीटें कम हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या कारण है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे हम आपसे बात करें तो इसका आधार आप लिख लेना, नोट कर लेना इस बात को। सीटों की संख्या का क्या आधार रहता है विधानसभा की? सीटों की संख्या का आधार, ये मैंने आपको बताया था किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है। लोकसभा में भी मैंने आपको बताया था। सीटों की, सॉरी, सीटों की संख्या का निर्धारण जो होगा, निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इसको बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स किस वर्ष पर? 1971 की जनगणना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ 1971 जनगणना के आधार पर। जब हम सारे आयोग पढ़ेंगे ना एक साथ में, संवैधानिक भी असंवैधानिक भी, तो वहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा परिसीमन आयोग क्या काम करता है। 4 परिसीमन आयोग, जो आपका डेलिमिटेशन कमीशन है उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, तो वो बताता है कि भाई सीटें क्या होंगी। और ये सीटें कब तक के लिए फिक्स है? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि यूपी में 403 सीट है, तो वो कब तक के लिए फिक्स है? 2026 तक के लिए। फिर क्या होगा? परिसीमन होगा, तो सीटों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो हमारी अभी की विधानसभा सीटें हैं इन्हीं में से बनेगी, तो यानी कि इनके आकार छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 2026 के बाद यानी 27-28 तक जब भी उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? अब मेरा क्वेश्चन होगा कि जो विधानसभा की संरचना हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चुनाव होगा वो किस प्रणाली से होगा? जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा यहाँ पर आपका FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। FPPS क्लियर है? थम्स अप करके बताएं। फिर से रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको कि किसी चुनाव में किसी सीट पर आपका 5 उम्मीदवार हैं, किसी को 15% मिले, किसी को 20%, किसी को 20% वोट मिले, किसी को 12% वोट मिले, और एक व्यक्ति को 40, कितना हो गया? 50, 55, 55, 10, 65, 2, 67 हो गया। और 67 के अलावा कितना बचता है? 33 हो गया ना, 100। तो किसकी जीत होगी बताओ? यही FPPS प्रणाली है। मैंने कहा था इसका ड्रॉबैक क्या है कि ना चाहने वाले ज़्यादा हैं। 67 तो कह रहे हैं नो, ये नहीं जीतना चाहिए, मतलब इसके फेवर में नहीं है वो। लेकिन फिर भी कौन जीतेगा आपका? फिर भी कौन जीत जाएगा? ई जीत जाएगा। यही FPPS सिस्टम है। ठीक है, मैंने आपको एकल संक्रमणीय मत भी बताया था अनुपातिक प्रतिनिधित्व में। उसमें क्या होता है? उसमें आपका अनुपात में दिया जाता है, सबको वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर तो FPPS प्रणाली का प्रयोग होगा। ठीक है, ई की विजय हो जाएगी भैया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मत उसी को मिले हैं। कोई दिक्कत? अब नोट कर लेना एक बात यहाँ पर, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना और अपने नोट्स में जरूर लिखना। ये राज्यवार सीटों का विवरण है। राज्यवार, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। अभी मैंने 2 बताए आपको, एक तो उनको तो याद ही रखेंगे, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे थे वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बोर्ड पर मैंने लिखे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होगा, अब देखिए पुडुचेरी तो याद रखेंगे, सिक्किम भी, मिजोरम और गोवा, ये तो 4 सबसे कम वाले हैं, क्योंकि ये 60 से कम पे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 60 में आप नज़र रखें, एक कॉमन समझ बनाएं अपनी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स में कितने आते हैं? आप कहेंगे भैया 7 ही आते हैं, तो उनमें से 5 की तो 60-60 हो गए। एक कौन हट गया वहां से? मिजोरम हो गया। और एक मैंने बताया था विशेष, कौन है? असम। असम में राज्यसभा की सीटें मैंने आपको बताई थी 7, लोकसभा की सीटें बताई थी 14, और यहाँ पर याद रख लेना उसकी विधानसभा की 126 सीटें होंगी। कहाँ पर लिखा हुआ है? असम। तो क्योंकि ये कॉमन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन असम की विधानसभा सीटों से आता है। जैसे आप स्टेट का एग्जाम दोगे, अपना यूपी का एग्जाम दोगे, तो यूपी से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं।
लेकिन अगर आप एक कॉमन एग्जाम एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी यूपी के क्योंकि सबसे ज़्यादा इसलिए पूछ सकता है। उसके बाद में जो 60-60 पर है उनको पूछ सकता है सबसे कम, या फिर पूछता है असम को। जैसे पिछली बार सीपीओ ने पूछा तेलंगाना का। एक चांसेस होते हैं रिसेंट में जहां पर चुनाव हो रहे हों, जैसे अभी चुनाव कहाँ पर हो रहे हैं, दिल्ली में, तो आगे आने वाली जो परीक्षा होगी उसमें या कहीं पर भी स्टेट में जिसमें नियर बाई चुनाव होते हैं तो वो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो 119 है तेलंगाना में, वो भी पिछले वर्ष पूछा गया था, पिछले नहीं पिछले से पिछले तेलंगाना में चुनाव थे। तो एक तो मेरे कहने से आप टॉप 4 याद रखना, हम सब कर दीजिए जी भैया, हम इसको जरूर याद रखेंगे। जनसंख्या के आधार पर यूपी में सबसे ज़्यादा। पश्चिम बंगाल कैसे भी याद रखना, पश्चिम बंगाल बोल देना, पूरब पश्चिम से इधर 2-4 ठीक है। महाराष्ट्र से क्या बोलेंगे 288 है। बिहार से 143, तो सब पढ़ने पढ़ा है 143। 143 किसको कहते हैं बताना, बचपन में हम बोलते थे 143 मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। ब्याह होने के बाद में आदमी बोलता है 2 बार 143। कैसे भी कर लेना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, छुटकी छुटकी चीज़ें। ओके, वापस आए तो विधानसभा की संरचनाओं से बात क्लियर है कि भैया सीट जो है वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ अपवाद हैं आपका, वो हमने आपको पढ़ा दिए। अब आती है विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 171 क्या है यहाँ पर, विधान परिषद कैसे बनेगी, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर दो प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान क्या है, पहला प्रावधान है कि इसमें न्यूनतम बताए गए हैं सदस्य, कम से कम कितने होने चाहिए, मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पे विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कितने मेंबर भाई साहब, 40। और एक बताया गया है अधिकतम कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम हो सकते हैं विधानसभा के 1/3, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। विधानसभा उस राज्य में ही तो होगा, उस राज्य की विधानसभा देखी जाएगी। विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट मोर देन। ठीक है, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम। तो आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद की सीटें हैं वो कहाँ पर हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर विधान परिषद की सीटों की हम बात करते हैं तो वो है हमारी कहाँ पर, यूपी में। यूपी के बाद में आपका फिर बिहार का नंबर आता है, बिहार में। फिर आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। फिर आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका में। फिर आपका आंध्र प्रदेश में है। पहले आंध्र प्रदेश में 90 हुआ करती थी, लेकिन आप जानते ही हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से किसको अलग किया गया था, कौन सा स्टेट बना था, तेलंगाना, तेलंगाना है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा 100 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, 100 सीट्स। बिहार में 75 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं आपका, और कर्नाटक में 75 हैं आपका। आंध्र प्रदेश में अब 58 हो गई और तेलंगाना में 40 हो गई। ठीक है, तेलंगाना में 40 हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टेट मैंने आपको अभी बताए थे कि जहाँ पर पहले क्या होता था, पहले वहाँ पर क्या है आपका विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन वहाँ की विधान परिषद को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये याद रखना, कई बार तो एग्जाम में पूछ लिया जाता पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को किस वर्ष में खत्म कर दिया गया था, या आपसे पूछ लेगा उसका जो उत्सादन हुआ वो किस वर्ष में हुआ था। अब हम सब जानते हैं कि विधानसभा के सदस्य, जैसे यूपी का उदाहरण लेते हैं, यूपी में कितने हैं विधानसभा के, यूपी में 403। ये किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। और यूपी में विधान परिषद की कितनी सीट हैं, तो आप कहेंगे विधान परिषद की भैया 100 सीट हैं, कितनी, 100 सीट हैं। ठीक है, ये किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की।
तो इन 403 के लिए तो मैंने बता दिया कि भैया ये निम्न सदन है, क्योंकि तो निम्न सदन के चुनाव एफपीपीएस प्रणाली से होते हैं, नहीं जनता भागीदारी देगी, जनता उनको चुन लेगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो ये सवाल नहीं आएगा आपके मन में कि भैया जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, फिर विधान परिषद के आएगा ना। इनके लिए क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो इसके लिए नोट करना कि इसी में दिया गया है, इसी आर्टिकल में दूसरी बात क्या बतानी है आपको। विधान परिषद का निर्वाचक मंडल, कैसे ये सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन लोग इसमें भाग लेते हैं, देखो इसका फिक्स है। सबसे पहली बात तो जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उसमें जो 1/6 सदस्य होंगे वो वहां का राज्यपाल जो है मनोनीत करेगा। राज्यपाल द्वारा क्या हो जाएंगे, मनोनीत हो जाएंगे, मनोनीत। अर्थात हम उनको कह सकते हैं आपका नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अब भाई राज्यपाल किसको अपने पास से भी कर देंगे, तो नहीं, उसके लिए क्षेत्र बताए गए हैं। वो आपका एरिया कौन कौन से होंगे, आप भी लिखे किसी एक क्षेत्र का नाम जो आप जानते हो। वो साहित्य से हो सकता है, आपका लिटरेचर, ठीक है, साहित्य से हो सकता है, या फिर विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, साइंस से, साइंस, या फिर कला के क्षेत्र से अर्थात आर्ट के क्षेत्र से, कला एवं संस्कृति से, क्या बोलोगे, आर्ट से। आपका सहकारी आंदोलन या समाज सेवा, या तो उसने कोई आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया है देश में, सहकारी आंदोलन, या फिर और समाज सेवा, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से, इसके अलावा कोई नहीं। क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट उसने चलाया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट, और सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ है, सोशल सर्विस से। और सोशल सर्विस क्या है, कौन सा क्षेत्र सोशल सर्विस में आता है नहीं आता है, इसको भी डिफाइन स्टेट में राज्यपाल ही करेंगे। तो कहने का मतलब है वो किसी ना किसी तरीके से उसको भेज देते हैं वहां पर, ठीक है। तो कितने सदस्य होते हैं, 1/6, 1/3 जो मेंबर होंगे, अभी इनकी संख्या मैं आपसे पूछूंगा, ये होंगे विधानसभा के सदस्य, इसमें भाग लेंगे। विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। भाई जैसे मान के चलो, अगर मैं बात बताऊं अपने यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ पर जो स्टूडियो है, यहाँ से विधानसभा, विधान परिषद की जो सीट लगती है वो दादरी लगती है, ऐसे मान के चलिए। तो दादरी में जो एमएलसी है वो यहाँ पर नरेंद्र भाटी है, ठीक है। तो नरेंद्र भाटी जी जब यहाँ पर साथी आपका विधानसभा में है, विधानसभा में नहीं, कहाँ पे, विधान परिषद में। तो जब वो विधान परिषद में है तो उनके लिए जो वोट की होंगी वो किसने किए होंगे, तो उसके लिए प्रोसीजर है भाई, या तो वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत हो जाए, या फिर वो किसके द्वारा हो जाए, आपका उनके लिए वोट डाली जाए। तो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो 1/3 होते हैं, उनके लिए विधानसभा, और फिर उनके लिए जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, नहीं होता है दोस्त। लिख दिया ना इंद्रपाल राजपूत जी, इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया है। अब जब मैंने आपको 4 क्षेत्र बता दिया, इसके अलावा कुछ आप लिख रहे हैं तो फिर तो कोई अर्थ नहीं है। इससे अच्छा तो आप ये लिखिए कि भैया क्या किसान को भी बनाया जा सकता है, क्या भैया मेरे गांव में एक पड़ोसी है वो बहुत पी के टल रहता है, उसको भी भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, इन प्रश्नों का कोई अर्थ है, पगले, इतना पगला आदमी है। 1/3 क्या होगा आपका, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड का मतलब होता है जो नगर पालिका है। आपके नज़दीकी नगर पालिका कौन सी है, उसका नाम लिखिए। नगर पालिका हो सकती है आपकी, कोई जल बोर्ड हो सकता है, यानी जिसको अधिकार प्राप्त हैं इसके स्थानीय रूप से, 1/3 होंगे
लोकल बॉडीज उनको हम बोलते हैं, लिख लेना, लोकल बॉडीज। 1/3 जाएंगे लोकल बॉडीज से। और आपका 1/12 जाते हैं आपका कहाँ से? शिक्षक, टीचर्स वोट करते हैं उनके लिए। शिक्षक कौन से होंगे? जो उच्च माध्यमिक के, 8वीं से ऊपर के, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो किसके लिए काम कर रहे हैं? हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, यानी जो उस शिक्षा को प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूलों में, चाहे प्राइमरी स्कूल हो या सरकारी हो, तो क्या बोलेंगे आपका? प्राइमरी और सरकारी एक ही बात हो गई वैसे तो। शिक्षक, इनका 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव, यानी पढ़ाते हुए कितने दिन हो गए हों? पढ़ाते हुए उनको 3 साल हो चुके हों। ठीक है। और 1/12 क्या होंगे उसको भी नोट कर लेना। 1/12 जो होंगे वो वो करेंगे आपका जो स्नातक हैं। स्नातक का मतलब ग्रेजुएट। आप में से ग्रेजुएट कौन कौन है? अपनी डिग्री जरा लिखिए। ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन किए हुए आपको कितने हो चुके हैं? 3 वर्ष हो जाने चाहिए। 3 वर्ष हो चुके हों आपको। जैसे आप लिखें आप कितने पढ़े हुए हैं। जैसे मान के चलिए अभी आपका जैसे चुनाव हो, मान के चलो कहीं पर एमएलसी के लिए 2025 में, तो इसका मतलब है आपकी डिग्री कब कंप्लीट हो जानी चाहिए? उसको 3 वर्ष हो चुके हों, यानी 2022 की तो कम से कम डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर फरवरी में अगर चुनाव होने हैं तो 2022 फरवरी में आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप ग्रेजुएट हो चुके थे। ग्रेजुएट हो चुके थे। कई साथी बीए में हैं, बहुत बढ़िया। कई साथी बीएससी 2019 में कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। कई साथी आपका एमएससी, कई साथी एमबीए कर चुके हैं, वेरी गुड। कई साथी 12वीं के बाद में हैं, फ्रेशर बच्चे काफ़ी है, अच्छी बात है, शानदार बात है। ठीक है। आप देखना ये प्लेलिस्ट जो है ना, ये भारतवर्ष की प्रसिद्ध प्लेलिस्ट में से एक होगी, क्योंकि उतने एफर्ट्स लगे नहीं। या तो टोटल लैंग्वेज हिंदी में पढ़ा दिया गया विषय को, या फिर टोटल इंग्लिश में पढ़ा दिया गया, दोनों लैंग्वेज में बहुत धैर्य के साथ में। ठीक है। तो इनको आप ज़्यादा क्लासेस मत समझना, इनको आप कम समझना, इसका आधा कर देना। और जब कोई रिवीजन करने बैठेगा ना, जो बच्चे आपके बाद में देख रहे होंगे 6 महीने बाद या 1 साल बाद इस प्लेलिस्ट को, तो वो कुमंतर करेंगे स्पीड मोड पे लगा के, है ना, बाद में। बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप सब अपने ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के 3 साल के बाद में एमएलसी के चुनाव में वोट डाल सकते हो। अब अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, कैसे टीचर हैं? गवर्नमेंट टीचर हैं, और आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए जो सरकार के हैं, तो उनमें से साथी आपको 3 वर्ष हो चुके हैं, तब होगा। ओके, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में तो नहीं होनी चाहिए। एक साथी ने लिख दिया है भैया आईआईटी। आईआईटी तो नहीं हो सकता, तो आईटीआई तो जरूर हो सकता है। फिर आईटीआई होने पर मुझे बहुत विश्वास है। ऐसे नमूने ही तो बाद में पंचायतों में ज्ञान देते हैं, बैठकों में, गली मोहल्ले पर जो खड़े रह जाते हैं, क्योंकि सत्य बोलना नहीं होता, कुछ ना कुछ मसाला चाहिए हर टाइम। आइए आगे पढ़ें। नेक्स्ट क्या बोलेंगे आपका? क्या होगा इनका? अब पीछे इसी बात में लिख लीजिए, हाँ कहीं किनारे पर लिख लो इस बात को भी। चुनाव जो होगा, चुनाव का आधार क्या होगा? चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चुनाव जो होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कौन सा मत होता है? कौन सा मत होता है? एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, तो वो इसका प्रोसीजर है। अब ये सब लोग तो बन गए, आपका एमएलए भी बन गए, एमएलसी भी बन गए, तो फिर उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 172 में। विधानमंडल की अवधि, विधानमंडल की अवधि, अवधि, यानी कि हम कह सकते हैं टेन्योर ऑफ, या टर्म्स ऑफ टेन्योर ऑफ लेगिस्लेचर। कितना कितना होता है भाई सब बताओ जरा। कॉमन सी बात है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो क्या बोलेंगे इसमें? दो चीजें हुई विधानमंडल में, एक तो हुई लेगिस्लेटिव काउंसिल और एक लेगिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, विधानसभा। तो विधानसभा के जो कार्यकाल होगा वो कितने का होगा? 5 वर्ष का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इमरजेंसी लगी हुई है तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है?
यानी कितना कर करके बढ़ाया जा सकता है। आप कहेंगे अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक एक वर्ष करके बढ़ाया जाएगा। अगर वहाँ का ये निर्वाचन आयोग ये कह दे कि भाई यहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, अभी उसकी संभावना नहीं है, आपातकाल इमरजेंसी की सिचुएशन है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, इसको मैं आपको बता चुका हूं कि क्या ये एक स्थायी सदन है। जैसे विधानसभा तो 5 वर्ष है, यानी कि अस्थायी है। नई विधानसभा आएगी, नई विधानसभा का गठन होगा, या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, आर्टिकल 356 लग गया राज्य में, तो विधानसभा क्या हो जाएगी आपकी, स्थगित हो जाएगी, भंग हो जाएगी विधानसभा, है ना। विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा उसको। तो ये तो 5 वर्ष है, दोबारा चुनाव होंगे, फिर नई आती है, चाहे वही पार्टी आ जाए, आएगी नहीं ही। तो मेरा प्रश्न आप सब लोगों से यह है कि विधान परिषद क्या स्थायी है, यस और नो। आप सबने कह दिया यस, यही कहा आपने। आपने क्या कहा, विधान परिषद जो है वो स्थायी है। यहीं पर आप गलती कर देंगे। ये छोटी सी बात, क्योंकि आप इसको अभी भी कंपेयर डायरेक्टली राज्यसभा से कर रहे हैं, मेरे समझाने के बावजूद भी कि मैं आपको कह चुका हूं कि 169 में इसका उत्साधन या सृजन बताया गया है। अभी तो हमने आपको समझाया था इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, कैन नेवर डिसॉल्व, उसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। इसको तो किया जा सकता है, तो इसको हम स्थायी नहीं कह सकते, ठीक है। इसको हम स्थायी नहीं कह सकते, सिर्फ हम एक बात कह सकते हैं कि इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, इतनी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। और वही क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष में, इन एवरी 2 years 1/3 मेंबर विल बी रिटायर। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होगा, 1/3 सदस्य। और 1/3 सदस्य वाला कॉन्सेप्ट राज्यसभा में बहुत अच्छे से बताया था मैंने, शुरुआत में क्या व्यवस्था की गई थी, ऐसी राज्यों में की गई। 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। छुटकी बात है, एनी प्रॉब्लम इस बात में? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 172 में हो गया। फिर आता है आर्टिकल 173। 173 आप बताइए, इसमें से 89 माइनस करके ये क्या हो सकता है। 83 इसमें 89 माइनस करो और मुझे बताओ फटाफट से, क्या पढ़ाया था मैंने आपको। नहीं तो रटने वाले पूरी जिंदगी रटते रहना तुम। विधानसभा, विधानसभा छोड़िए, इसको लिखिए विधानमंडल। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया संसद सदस्यों की योग्यता कहां पर बताई गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 84 84 84, कमाल। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता तो क्या बोलेंगे आप यहां पर, यानी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होंगे आपकी। जैसे मैं आपसे बोल दूं विधानसभा के लिए कितनी चाहिए योग्यता, भाई पागल ना हो, दिवालिया ना हो, भारत का ठीक है, दिवालिया नहीं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर एज याद रखनी है आपको, विधानसभा के लिए 25 वर्ष मिनिमम, कम से कम। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितनी एज चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पर चयनित होने के लिए, अर्थात विधान परिषद के लिए वही होगी, कॉमन बात है। राज्यसभा और लोकसभा से कंपेयर करिए तो 30 वर्ष हो जाएगी, यहाँ पर भी मिनिमम, कम से कम इतनी चाहिए, ज़्यादा जो भी हो, ज़्यादा जो भी हो। फिर आर्टिकल 188 में इनकी शपथ है, जो आपका सदस्य हैं इनकी शपथ को बताया गया है, सदस्यों की शपथ, शपथ या प्रतिज्ञा जिसको आप बोलते हैं, ओथ, सदस्यों की। फिर आपका आर्टिकल 210 है इसमें इंपॉर्टेंट, विधानमंडल का। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, बताओ जरा, विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग होती है। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, भाई वहां पर बहस होगी, संसद में कौन सी भाषा मैंने आपको बताई थी, प्रयोग होने वाली भाषा। लैंग्वेज टू बी यूज्ड, लैंग्वेज
टू बी यूज्ड इन लेगिस्लेचर। तो आपको याद हो वहां पर हमने बताया था हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ, मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसको जब हम राजभाषा से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी का प्रावधान शुरुआती 15 वर्षों के लिए था, यानी कि 1965 तक के लिए था। 1950 से 1965 आप कह सकते हैं जनरली, साधारणतः। तो लेकिन कुछ स्टेट तो बने नहीं। 1965 तक क्या सभी स्टेट बन गए थे? कुछ स्टेट आपने पढ़े कि 1972 में बने। आप बताएं 1972 में कौन सा स्टेट बना था? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये 1987 में बने। तो उन स्टेट्स में क्या हो, तो उनके लिए तो 15 वर्ष का प्रावधान नहीं हो सकता था संविधान लागू होने के, क्योंकि वो तो बने ही बाद में। तो जो 1972 में बने थे उनके लिए किया गया था 25 वर्ष का प्रावधान भाषा का, और जो 1982 में बने उनके लिए किया गया था 40 वर्ष का। और इसके बाद में भी वो अगर चाहें तो संसद की परमिशन लेके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, संसद में बहस होगी वो हिंदी या अंग्रेजी में होगी। फिर मैंने आपको ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सदन का अध्यक्ष है, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष होगा। जो विधान परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होगा? वो विधानसभा में होगा। साथ ही आप कहाँ पे? विधान परिषद में होगा। उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर? सभापति बोलेंगे परिषद को। तो वो क्या करेगा? वो उसको परमिशन देगा, ठीक है आप अपनी लैंग्वेज में बोल लीजिए। वहां पर एक ट्रांसलेटर होगा और सबको क्या सुनाई देगी? हिंदी और अंग्रेजी ही सुनाई देगी। अब ऐसे राज्य में क्या यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की बात कर दे, तो यहाँ पर बात की गई है जो उसकी स्टेट लैंग्वेज है। स्टेट लैंग्वेज से मतलब है राज्य भाषा की बात की गई है। भाई अब तमिल में तो वहां पर हिंदी बोल लो, अंग्रेजी बोल लो, कोई अर्थ नहीं तमिलनाडु में। तो वो राज्य भाषा में बात कर सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी तो सब जगह है ही आपका। हिंदी और अंग्रेजी की बात तो की ही गई है, तो राज्य भाषा में, ठीक है। जैसे मान के चलो आपसे अब आंध्रा में बात करें, तो आंध्रा में क्या बोलेगा? कोई तेलुगु बोलेगा। वहां पे हिंदू बोलने लगे तो कोई दिक्कत? बोले भाई इतनी बात में किसी भी को कोई परेशानी? अच्छा, जो संसद में प्रयोग भाषा होती है उसके लिए कौन सा आर्टिकल था? तो उसके लिए जस्ट उल्टे हैं। उसके लिए 120 था, याद रखना। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषा है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, यानी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। प्रयोग होने वाली भाषा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? बताएं जी। अब देखो कोई भी आर्टिकल हो यार, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आर्टिकल 110 में क्या है मुझे बताना जरा। आर्टिकल 110 में क्या है? ये आर्टिकल 109 में मैंने बताई थी मनी बिल की डेफिनेशन, बताई थी आपको। अब मैं आपसे पूछ लूं, राज्य में धन विधेयक की परिभाषा कितना जोड़ देंगे? अब इन सब के लिए लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। आराम से आप कहीं भी देखोगे, आपके पास गूगल पे भी आप लिखोगे ना सभी अनुच्छेद की लिस्ट, तो एक बार राज्य के सभी अनुच्छेदों को देखना क्या क्या है वो। सिर्फ 89 रूल, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। जहां पर मैंने आपको सारे विधेय आर्टिकल्स बताए हुए हैं संसद के, तो वहां से आप कंपैरिजन कर सकते, कर लेंगे। एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं। सिर्फ इतनी समझ चाहिए, ना भी करें तो उतनी समझ बस रखना, उतनी बस समझ रखना अपनी। आप कहेंगे जी भैया इसको हम एग्जाम में जब कभी भी परीक्षा देंगे आपकी इस बात को ध्यान रखें, चीज़ें आसान होंगी। धन विधेयक होगा, दिखाएं ऊपर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सर आपने नोटिफिकेशन क्यों बंद कर दिया यूट्यूब का? बच्चों यूट्यूब का नोटिफिकेशन किसी के हाथ में नहीं होता, इसी चैनल के में। जब जिस चैनल पर क्लासेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं और वो मर्ज करता है, टैग्स देखता है, तो वो अपने हिसाब से नोटिफिकेशन देखता है ना। किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है यूट्यूब के नोटिफिकेशन भेजने या ना भेजने। और बताएं कोई बात हो तो। क्या कह रहे हैं भैया? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चल लो, 15 क्लास और हो जाए बेशक से। हाँ वो तो चलेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल 60 क्लास हो तो ये मान लेना एक हिंदी भाषा के लिए तो 30 ही क्लास हुई है, दोनों लैंग्वेज में हुआ उतना ही समय लगा है, 2 गुना। ठीक है, तो बाद में क्या होगा बच्चे अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन तुम उनमें से स्पेशल बच्चों में से एक रहेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरे शब्द हैं, कि ये सबसे हिट प्लेलिस्ट रहेगी पूरे यूट्यूब की। आप देख लेना इस बात को, है ना। कोई दिक्कत? क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? तब साक्षी रहोगे आप इस बात के। संविधान का
अनुच्छेद 169 निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन अथवा सृजन, उन्मूलन और सृजन अब कितनी कॉमन चीज होगी, बहुत आराम से पढ़ा होगा। तो विधान परिषद, भूल भी जाते एग्जाम में तो क्या करते, 169 में से 89 माइनस करते, आपने नहीं भी पढ़ा होता ये तो क्या बोलते भैया, 80, 80 में क्या है बताओ जरा, 80 में भैया राज्यसभा है। और राज्यसभा को क्या ये लिख देते क्या 169 को राज्यसभा आप कहते, नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं हैं क्या, नहीं। आप कहते कि भैया राज्यसभा का कंपैरिजन मैं तो सिर्फ विधान परिषद से कर सकता हूं, इतना ही तो करते। आगे आएंगे। अब यूजीसी नेट में पूछा गया है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 अभी रिसेंट में पूछा गया, 171 किससे संबंधित है बताओ, राज्यपाल की योग्यताओं से, विधान परिषदों के गठन से। आप नहीं जानते, 171 माइनस 89, बोलो भैया क्या बोलेंगे, 11 में से 9 गए 2, और इधर कितना बचा 8, 82 में है क्या कुछ, आप कहेंगे नहीं भैया 82 आपने पहले ही छोड़ दिया था कि मैं आपको डिलिमिटेशन कमीशन बताऊंगा, यानी कि विधान परिषदों का गठन, दो बातें की गई हैं विधान परिषदों के बारे में 169 एंड 171, इसीलिए कहा कि जो अलग है उसको विशेष रूप से जब पढ़ाऊं तो मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। 168 में पूरा आपका लेजिस्लेचर को बताया गया है और 170 में बताया गया है विधानसभा को, विधानसभा, छोटी छोटी चीजें याद रखनी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की योग्यताएं होंगी क्या, आप कहेंगे नहीं, विधान परिषदों का गठन होगा। भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता जो राज्य में क्या होगा, सर्वोच्च अधिकारी होगा, सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्य के राज्यपाल करेंगे। ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में किस राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो कौन होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे, यूपीएसआई पूछा गया पिछले वाले में। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार देता है, अब लग रहा होगा ना यार थोड़ा सॉफ्ट, या बड़े आसान से परेशान है, यूं ही आसान नहीं हो जाते, आप सीखते हो तो उस वजह से होते हैं। राज्य के महाधिवक्ता अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, तो जो उनको नियुक्त, जिनके प्रसाद पर्यंत होंगे, किसके, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, भारत के किसी राज्य के महाधिवक्ता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है, क्या राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, आप कहेंगे नहीं भैया राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। जैसा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता में बताया गया है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उच्च न्यायालयों में राज्य स्तर पर मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया, जो साथी अपीलीय क्षेत्राधिकार होंगे वो किसको होंगे, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होंगे, उच्च न्यायालयों को नहीं होंगे, किसको होंगे, सर्वोच्च न्यायालय को होंगे। तो क्या बोल देंगे इसमें से, ना तो एक ना दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वहां का जो साथी आपको हमेशा देखना, वहां का जो लोअर हाउस होगा, जो वहां का निम्न सदन होगा, तो उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 21 का नहीं, कॉन्सेप्ट 31 का नहीं, 21 का नहीं, मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम 12 मेंबर्स होंगे मिनिमम। ओके। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्या है, अभी पूछा गया सीपीओ में, 12% हो सकते हैं, कितने, 12%। ओके। राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेदों का मिलान करिए। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें होंगे, सदस्यों के वेतन और भत्ते, वहां 106 में बताए गए थे, संसद सदस्यों के कहां पे बताए थे, 106 में सैलरी बता रखी थी, तो 89 जोड़ दो, 180, 9 6 15, 195 हो जाएगा, 195 हो जाएगा, कोई पकड़ लो। ये भी ना पकड़ा जाए, धन विधेयक की परिभाषा 109 में बता रखी है मैंने आपको, 110 में उसको स्थापित किया जाता है, 109 में जोड़ दो नवासी भाई, क्या हो जाएगा, 9 9 18, 9 और 9 18, और 199 हो जाएगा, 199 हो जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये किस में हो जाएंगे, 178 में हो जाएगा। विधायिका का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया, 168 में क्या बन जाएगा, देखें जरा, एक थर्ड बन जाएगा, एक थर्ड एक ही ऑप्शन में, कहीं से भी उठा लो, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है अभी रिसेंट में। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार करिए, इसका समय काल जो 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली को पूछ रहा है, निम्न सदन, हाँ जी 5 का होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, विधानसभा की अध्यक्षता क्यों मुख्यमंत्री करेंगे, निम्न सदन जो है, जैसे लोकसभा की अध्यक्षता क्या प्रधानमंत्री करेंगे, आप कहेंगे नहीं लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ऐसे ही वो निम्न सदन है तो विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, मुख्यमंत्री क्यों करेंगे, मुख्यमंत्री तो सरकार के प्रमुख है,
इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। हाँ जी, एफपीपीएस प्रणाली प्रत्यक्ष होती है। राज्यपाल को इनके विघटन करने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। क्या बोलेंगे, जब वो अपना बहुमत खो देंगे, ठीक है, आपातकाल की स्थिति हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 सही हो जाएंगे। 1, 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, साथ ही क्या बोलेंगे, मोर देन द हाफ साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ये पॉसिबल है? किसी राज्य का राज्यपाल उसी विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है। क्यों होंगे, ये हमने आपको बता दिया। कोई भी, चाहे आपका लोकसभा हो या राज्यसभा, उसके जो प्रमुख है वो सदन से चुने जाते हैं। ऐसी विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसके जो प्रमुख है वो उसी सदन से चुने जाएंगे, सेम हाउस से, कोई नामित नहीं करेगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो। राज्य में विधान परिषद को भंग करने या उसके गठन की शक्ति किसके पास में है? तो मैंने क्या बताया, शुरुआत तो होगी विधानसभा से, लेकिन फाइनल जो पावर्स हैं वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास में। वो साधारण बहुमत से इस बात को बोलेगा, साधारण बहुमत से। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं हो सकते? 500 से अधिक नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे। ठीक है, 60 से कम नहीं होंगे। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है कैसे? अब विधान परिषद में क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है? आप कहेंगे नहीं, नॉमिनेशन राज्यपाल करते हैं। कितने सदस्यों का करते हैं राज्यपाल? मैंने आपको बताया था राज्यपाल कितने सदस्यों का नामांकन करते हैं, बताओ फटाफट से, क्या बोलोगे? अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बतानी थी, मैंने कहा था ये संख्या भी मैं आपसे पूछूंगा। जैसे यूपी में कितनी सीट है, बताओ फटाफट से। यूपी में 100 सीट है, तो यूपी की 100 सीट में से मुझे बताएंगे आप लोग राज्यपाल कितने लोगों को, तो 100/6 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया 16 सदस्य तो यहाँ से आ गए। ठीक है, क्योंकि 16 से फालतू होंगे, 16 दशमलव कुछ आएगा, तो या तो 16 आएंगे या 17 आएंगे, लगभग में रखते हैं उसको। विधानसभा से कितने आएंगे? 33 आ जाएंगे। यहाँ कितने आ जाएंगे? स्थानीय बोर्ड से 33 आ जाएंगे। यहाँ से कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। कंप्लीट 100 नहीं होगा तो राज्यपाल के पास में अधिकार है कि यहाँ पर 17 चुन सकता है, यहाँ पर आपका क्या कर सकता है, 9 चुन सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, क्या हो गया? कौन से क्वेश्चन पर थे हम? क्या क्वेश्चन है हमारा, कौन से नंबर क्वेश्चन पे थे? 15 पे पहुंच गए थे। ओके बॉस, ओके। तो क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और नामांकन भी होता है, दोनों होते हैं। 2 और 3 हो जाएंगे भाई साहब, क्या हो जाएंगे? 2 और 3 हो जाएंगे। विधान परिषद को सदस्यता के संदर्भ में कौन सा सही है? 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो किसी विश्वविद्यालय के स्नातकों में से होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं वो। 1/12 क्या ग्रेजुएट चुनते हैं? आप कहेंगे जी भैया एकदम से सही है। 1/12 क्या ऐसे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो 3 वर्ष सहित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल चुने जाते हैं। दोनों सही हो गए, एक और दोनों नहीं नहीं सॉरी, 1, 2 दोनों हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अपने क्लास को अगर ध्यान से सुना है तो इस होमवर्क का आंसर लिखना मत भूलना। ओके, ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, लगभग हमारी आप ऐसे समझिए 8 एक क्लास और होंगी। 8 क्लास हो, 7 हो, 10 हो, मैं ये भी नहीं कह सकता फिक्स 8 हो, कभी आपस पर बोले, और हमारी चीज़ें जो है वो सॉल्व आउट हो जाएंगी। आप अच्छे से पढ़ते रहे। मेरे लिए ये पीक टाइम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये समझो मुझे इसके बाद में भी काम करना है। निरंतर मैं कई चीज़ों में फंसा हुआ हूँ वर्तमान में। तो आप लोग बहुत धैर्य रखो चीज़ों को, चीज़ें सॉल्व होती हैं और एक दिन अच्छा दिन आता है, उसी एक इंतज़ार में। लेकिन उस सब के लिए आवश्यकता होती है एक संयम की। वो संयम आपके अंदर होगा तो आप एक दिन नायक बनेंगे। इसी नायक बैच से अपने घर के नायक आप बनेंगे। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और होमवर्क का आंसर लिखना ना भूलें। ये आपके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, होमवर्क मतलब आपके डेडिकेशन को दर्शाता है। कई साथियों के अच्छे शब्द मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ, वो ऊर्जा देते हैं। और मैं ये चाहता हूँ आप में से कोई भी अगर पथ से भटका हुआ है तो वो पथ पर लौटे। ठीक है, वो समझे अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी चीज़ों को समझे और नैतिकता से उस जिम्मेदारी को उठाए। अपने परिवार को, अभी आपकी क्या ज़रूरत है, आपके परिवार के लिए आपका क्या डेडिकेशन होना चाहिए, आप उतना अध्ययन करते भी हैं, उतनी मेहनत करते भी हैं चीज़ों को सही करने के लिए, नहीं करते हैं। ये सब आपके सोचने के विषय हैं और आपको सोचना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, पुरजोर मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।